Hello students, welcome to my channel Mentorgenics. I am your mentor सैयद राहिल मुज़फ़्फ़र और ये लेक्चर पिछले लेक्चर की ही कंटिन्यूशन है। जैसे मैंने पहले कहा था कि प्रोटीन्स के टॉपिक को दो लेक्चर्स के अंदर मैंने डिवाइड किया है। सो पहला इंट्रोडक्शन था और अब उसके स्ट्रक्चर के हवाले से और उसके स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन के हवाले से टॉपिक्स हैं। सो प्रोटीन्स जो हैं, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में देखें कोई भी प्रोटीन है उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होंगी। सारे प्रोटीन ज़ाहिर एक जैसी नहीं है, बेताशा मुख्तलिफ प्रोटीन्स हैं और उनके बेताशा मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। तो इसलिए प्रोटीन्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। वो कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं? नंबर वन, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, कि उस प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स की तादाद कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। सेकेंड, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, उन अमाइनो एसिड्स की तरतीब क्या है। मसलन एलेनिन पहले है, ग्लाइसिन बाद में है, या पहले शुरू में पोलर अमाइनो एसिड्स हैं या पोलर अमाइनो एसिड्स आखिर में हैं, तो ये सीक्वेंस कहलाता है। और थर्ड वन इज़ फाइनल शेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक्चुअल शेप उसकी क्या होगी। तो ये तीनों चीज़ें मिल के डिटरमिन करती हैं कि किसी भी प्रोटीन की क्या प्रॉपर्टी। सो जो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर है उसको हम चार लेवल्स पे स्टडी करते हैं, जिनको हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो अब देखिए ये एक डिस्क्रिप्शन है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर सीधी चेन है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी स्ट्रक्चर से जो है वो स्कैंडी स्ट्रक्चर बन रहा है। स्कैंडी स्ट्रक्चर में दो तरह की शेप्स हैं, ये हाइलिक्स है और ये शीट्स की फॉर्म में है। फिर उसके बाद स्कैंडी स्ट्रक्चर से टर्शियरी स्ट्रक्चर बन रहा है, टर्शियरी से फिर उसके बाद क्वार्टरी स्ट्रक्चर बन रहा है। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये लेवल्स के अंदर डिफरेंस क्या और किस तरीके से ये डिफरेंट लेवल्स बनते हैं और ये किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंशिएट होते हैं। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर दो चीज़ें हम स्टडी करते हैं ना। पहला जी कि उस प्रोटीन में नंबर कितना है, अमाइनो एसिड्स की तादाद कितनी है और उनका सीक्वेंस कितना है। अब फ्रेडरिक सेंगर पहला साइंटिस्ट था जिसने सीक्वेंसिंग की, जिसने प्रोटीन के अंदर सीक्वेंसिंग की कि ये डिटरमिन किया कि किस एक प्रोटीन में कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है, उसका सीक्वेंस क्या है। और ये बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही रिनोन साइंटिस्ट है हिस्ट्री के अंदर। और इसी ने जो है बाद में जाके 70s के अंदर ये प्रोटीन सीक्वेंसिंग 1950s में की और लेट 70s में जाके इसी बंदे ने सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग के तो जिसके पास 2 नोबेल प्राइजेस हैं। तो इसने जो डिटरमिन किया कि जो इंसुलिन की मैच्योर फॉर्म है जो कि यूज़ होती है बॉडी के अंदर या जिसको इंजेक्शन की फॉर्म में आजकल अब यूज़ करते हैं, उसमें 2 चेन्स हैं और 2 चेन्स में 51 अमाइनो एसिड्स हैं। ए चेन में 21 अमाइनो एसिड्स हैं, बी चेन में 30 अमाइनो एसिड्स हैं। और देखें कि ये जो अमाइनो चेन्स हैं आप देख सकते हैं 2 डिफरेंट कलर्स हैं। इन चेन्स का आपस में जो राब्ता है वो देखें डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू, यानी कि आप देख सकते हैं CYS, ये सिस्टीन है, यानी कि 20 अमाइनो एसिड्स हैं टोटल। इसमें से 2 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर डाइसल्फाइड ब्रिज होता है, इसमें से एक सिस्टीन है। तो जब सिस्टीन आपस में बॉन्डिंग की फॉर्मेशन के अंदर आएंगे तो इनके दरमियान डाइसल्फाइड ब्रिज बन जाएगा। तो 3 डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं 2 चेन्स के दरमियान। तो अगर आप किसी प्रोटीन के अंदर ये देखो कि उसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने हैं और उनका सीक्वेंस क्या है, तो आपने उस प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटरमिन किया। इसी तरीके से हीमोग्लोबिन है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये ख़तरनाक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। टोटल इसमें 4 चेन्स हैं और 4 चेन्स के अंदर 2 अल्फा चेन्स हैं, 2 बीटा चेन्स हैं। हर अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड्स हैं, हर बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड्स हैं। तो 2 अल्फा चेन में 282 अमाइनो एसिड्स हैं, 2 बीटा चेन में 292 अमाइनो एसिड्स हैं और टोटल जो है फंक्शनल वो 574 अमाइनो एसिड बनते हैं। तो अब ये ज़ारा जो रेड ब्लड सेल है उसके अंदर मौजूद है। तो अब देखिए ये 4 डिफरेंट चेन्स हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको पेज पे डिटरमिन करें तो ये इसी तरह का स्ट्रक्चर जो है वो आप पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोफिल में। उसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पे आयरन है, उधर मैग्नीशियम आ जाएगा। तो ये पोर फायरन रिंग है जो कि 4 पायरोल रिंग से मिलकर बनता है। और ये आप कह सकते हैं इसकी 3D स्ट्रक्चर है, ये डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर और ये इसका 3D मॉडल है, 3 डायमेंशनल मॉडल। अच्छा, अब देखें अगर एक प्रोटीन में 3000 अमाइनो एसिड्स हैं तो शायद तो एक बहुत छोटी सी जगह है, तो
3000 अमीनो एसिड एक ही सीध में तो नहीं रह सकते। इसका मतलब ये है कि उन्हें कोई ना कोई शेप लेनी है ताकि वो अपनी स्पेस को कम करें और वो इस फॉर्म के अंदर आए कि वो फंक्शन को परफॉर्म कर सकें। तो प्रोटीन्स जो हैं वो हर प्रोटीन जाती है अगले लेवल में, जिसको बोलते हैं स्कैंडी स्ट्रक्चर। अब देखें प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है, लेकिन जो स्कैंडी स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक और बॉन्डिंग आएगी जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। अब स्कैंडी स्ट्रक्चर के कुछ फीचर्स हैं कि प्रोटीन जो है वो फ्लैट फॉर्म में नहीं होगी, ठीक है जी, और ये हेलिक्स की फॉर्म में, ऐसे लैडर की फॉर्म, जैसे लैडर होती है ऐसे इस फॉर्म के अंदर अपने आप को कॉइल कर लेगी। इसके अलावा भी कॉन्फर्मेशन हो सकती हैं, जैसे बीटा प्लेटेड शीट है ये भी हो सकती है, अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में भी हो सकती है। अल्फा हेलिक्स जिसे बोलते हैं जो पहले डिस्कवर हुई, जो बाद में डिस्कवर उसे बीटा बोलते हैं। और जो ज़्यादातर फिब्रस प्रोटीन्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे वो स्कैंडी स्ट्रक्चर उनके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, देखें कि ये स्ट्रेट चेन है, तो फर्स्ट अमीनो एसिड और 4 अमीनो एसिड छोड़ के जो फिफ्थ अमीनो एसिड है उनके दरमियान बॉन्डिंग हो जाएगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का अमाइनो ग्रुप इन्वॉल्व होगा। इस तरीके से इसके अंदर बॉन्डिंग होती है। तो पहली है जी अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन। अब ये कैसे बनता है कि ये एक्चुअली जो बेसिक पॉलीपेप्टाइड है उसकी स्पाइरल फॉर्मेशन है, कि स्प्रिंग की फॉर्म में उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, और ये सबसे कॉमन स्कैंडी स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा यूनिफॉर्म है कि हर टर्न में 3.6 अमीनो एसिड्स हैं। अब देखें ये समझने वाली है कि देखिए हर टर्न में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, ये पूरे 3 ये हैं और ये 0.6 है, ऐसे नहीं होता। एक्चुअली 10 टर्न्स के अंदर 3.36 अमीनो एसिड्स होते हैं, तो एवरेज 3.6 निकल आती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है ना वो इस तरह से टर्न्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो आप इसमें ये देखें, ये स्पाइरल फॉर्मेशन है। इसमें आप देखेंगे ये कार्बन को शो कर रहा है, व्हाइट वाला हाइड्रोजन को शो कर रहा है, ग्रीन वाला नाइट्रोजन को शो कर रहा है, रेड वाला ऑक्सीजन को शो कर रहा है, ब्लैक वाला आर ग्रुप्स को शो कर रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप देखें तो ये डॉटेड फॉर्म के अंदर है। डॉटेड फॉर्म में देखिए ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, तो इसके अंदर ये इस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है। तो ये बॉन्डिंग होगी तो स्पाइरल फॉर्मेशन होती है। उसके बाद है जी बीटा प्लेटेड शीट्स। अभी कैसे बनती हैं कि फोल्डिंग बैक होती है पॉलीपेप्टाइड की, जैसे आप पेज को रखें, उसे फोल्ड करें, फिर ऐसे फोल्ड कर लें, फिर बैकवर्ड फोल्ड कर लें, फिर इस तरह से फोल्ड कर लें, इस तरीके से बनता है। लेकिन ये लेस कॉमन है। और इसमें जो बॉन्डिंग है यानी स्कैंडी स्ट्रक्चर में, एक तो पेप्टाइड बॉन्ड तो लाजमी है, उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें लाजमी तौर पर मौजूद होगी। तो इस तरीके से ये देखिए ये शीट्स बनती हैं, शीट लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट्स। अब बहुत सारी प्रोटीन सेकेंडरी लेवल तक खत्म हो जाती है, लेकिन बहुत सारी प्रोटीन्स ऐसी हैं जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर अडॉप्ट करने के बाद एक और लेवल अडॉप्ट करते हैं जिसको टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं, बिकॉज सिर्फ सेकेंडरी स्ट्रक्चर से उनका काम नहीं चलता। अब ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता कैसे है, चेन की बेंडिंग और फोल्डिंग से, यानी बेंड भी होगी और ऐसे फोल्ड भी होगी, तो इसमें ग्लोबुलर शेप आ जाती है। ठीक है जी। अब होता ये है कि जो स्टेबल टर्शियरी स्ट्रक्चर है, लेकिन प्रोटीन के अंदर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स हैं, हाइड्रोफोबिक ऐसे अमीनो एसिड जो कि वाटर को रिपेल करते हैं, वाटर से बचते हैं, पानी का फोबिया होता है उन्हें। और दूसरे होते हैं हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स जिन्हें वाटर से अट्रैक्शन होती है। अब स्टेबल टर्शियरी कन्फर्मेशन क्या है कि जो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स हैं वो चेन के बाहर की तरफ हों ताकि वो एक्वस एनवायरनमेंट को फेस करें, और जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स हैं वो एक्वस एनवायरनमेंट से अंदर की तरफ छुपे हों, बरीड हो इनसाइड में। ऐसे ही जैसे कोई बच्चा नहीं नहाता, आप उसे कहेंगे कि नहा ले वो भाग जाएगा। तो ये हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड ये भी जरूरी है, हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड भी जरूरी है। तो ये स्टेबल टर्शियरी कॉन्फर्मेशन है। अगर कोई हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड एक्वस एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो जाए किसी भी वजह से, तो वो प्रोटीन अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं रख सकेगी। ठीक है जी। और इस टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो बॉन्डिंग है वो पेप्टाइड बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग होती है। आयनिक बॉन्डिंग कैसे होती है कि ये ऐसी जैसे आप एक कोई भी आप सॉफ्ट चीज़ ले लें, जैसे स्ट्रॉ वगैरह ले लें, और स्ट्रॉ को अगर आप ऐसे फोल्ड करें और उसके दोनों एंड्स को आप आपस में जोड़ दें तो वो ग्लोबुलर शेप बन जाएगी ना। तो एक्चुअली आयनिक बॉन्डिंग भी यही करती है। और आयनिक बॉन्डिंग में भी एक एंड की लास्ट अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप होगा और दूसरे एंड के लास्ट अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप होगा, उनके दरमियान इस तरीके से आयनिक बॉन्डिंग होगी। अच्छा, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि डाइसल्फाइड ब्रिज होने के लिए दो शर्तें हैं। एक शर्त क्या है कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड उस प्रोटीन में है, अगर नहीं होंगे तो उसमें डाइसल्फाइड ब्रिज नहीं बनेगा। दूसरा
ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अमाइनो एसिड का होना ज़रूरी है जिसमें सल्फर हो, बल्कि उन दो अमाइनो एसिड्स का आपस में बॉन्डिंग कॉन्फॉर्मेशन में आना बहुत ज़रूरी है। सो अब आप ये देखें कि ये बैंड है और ये फोल्ड हो रहा है, ठीक है, फोल्डिंग हो जाती है इस तरीके से, ये बैंडिंग और फोल्डिंग वाला 3D स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये आयनिक बॉन्ड बन रहा है कि एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दूसरे का अमाइनो ग्रुप है, इस तरीके से ये बॉन्डिंग चलती है। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना जी, वो आर ग्रुप जो होता है ना, उसमें भी हो सकती है। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स का जो आर ग्रुप है उसमें पोलर ग्रुप्स होते हैं, उनके दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के दरमियान भी हो सकती है। अब ये तो था उन प्रोटीन्स के साथ जिनके पास सिंगल चेन होती है, वो टर्शियरी लेवल तक जा सकते हैं। अब अगर किसी प्रोटीन के पास दो या दो से ज़्यादा चेन्स हैं तो एक और लेवल अडॉप्ट करेंगे जिसको बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये ऑब्वियसली जो चेन्स हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं डिफरेंट बॉन्डिंग से। वो बॉन्डिंग कौन सी है? पेप्टाइड बॉन्ड लाजमी ज़ाहिर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर बने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूरी है, टर्शियरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना है, आयनिक बॉन्डिंग जरूरी है, इससे टर्शियरी स्ट्रक्चर बना है। और अच्छा एक और बॉन्डिंग आती है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। अब ये कैसे होती है? देखें आर ग्रुप मैंने अगेन बात की थी कि नॉन पोलर होते हैं और कुछ पे ऐसे मॉलिक्यूल्स आर ग्रुप की जगह लगे होते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो चेन के हाइड्रोफोबिक ग्रुप वाले अमीनो एसिड जो दूसरे के करीब आ जाते हैं और अपने अंदर से पानी को निकाल देते हैं, ये क्या कहलाती हैं? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, यानी वो वाटर में एक्सपोज नहीं होते। अब ये हीमोग्लोबिन इसका एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है जिसके अंदर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मौजूद होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन में कौन सा स्ट्रक्चर है, वैसे तो सारे स्ट्रक्चर हैं, लेकिन क्योंकि उसकी फंक्शनैलिटी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की वजह से आती है तो यूजुअली हम कहते हैं कि इसमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। लेकिन ज़ाहिर है देखें एक बिल्डिंग है, उसमें फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर होगा तो फर्स्ट फ्लोर बनेगा, फर्स्ट फ्लोर होगा तो सेकंड फ्लोर बनेगा और उसके बाद फिर थर्ड या फोर्थ फ्लोर बनेगा। तो यानी कि हीमोग्लोबिन में प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा, फिर वो सेकेंडरी में जाएगा, फिर वो टर्शियरी में जाएगा, फिर वो क्वाटरनरी में जाएगा। अब हम देखें कि मैंने बात की थी कि टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोफिलिक का बाहर होना, हाइड्रोफोबिक का इनसाइड होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो उससे बहुत खौफनाक डिजीज हो सकती हैं, जिसमें एक एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी को, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड को। यूजुअली जो आरबीसी है इसकी शेप राउंड होती है, बाइकनकेव होती है। और सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा कि इसकी शेप सिकल दरामती की तरह की हो जाएगी और इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत रिड्यूस हो जाएगी। अमूमन हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को एट अ टाइम बाइंड कर सकता है, क्योंकि इसके पास 4 हीम ग्रुप्स होते हैं। अब इसमें सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है कि वो जो स्टेबल टर्शियरी कॉन्फर्मेशन है वो चेंज हो जाती है। ग्लूटामिक एसिड की जगह जेनेटिक चेंज की वजह से, डीएनए में म्यूटेशन की वजह से ग्लूटामिक एसिड की बजाय वेलिन आ जाता है। अब ग्लूटामिक एसिड हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड है, ये बाहर की तरफ लगेगा। अब इसकी जगह क्या लग गया? वेलिन। वेलिन क्या है? हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है। वो जैसे ही एक्वस एनवायरनमेंट में एक्सपोज होता है वो मूव ऑन करने की कोशिश करता है, उससे भागने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इंटरेक्शन चेंज हो जाती है। उसकी शेप जो राउंड शेप होनी चाहिए वो सिकल की फॉर्म के अंदर चली जाती है और इससे ये डिजीज हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। 2 बड़े लेवल हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स और फिब्रस प्रोटीन्स। अच्छा, जैसे मैंने पढ़ा अभी इसी टॉपिक में कि जो फिब्रस प्रोटीन्स हैं उनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं उनके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब शेप ग्लोबुलर प्रोटीन्स के एलिप्सॉइडल या स्फेरिकल है, फिब्रस की फिब्रल्स फाइबर की फॉर्म में। क्रिस्टलाइजेशन ग्लोबुलर प्रोटीन्स की हो जाती है, फिब्रस प्रोटीन्स को आप क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते फाइबर्स की फॉर्म में। इलास्टिसिटी ग्लोबुलर प्रोटीन्स में नहीं है, फिब्रस प्रोटीन्स में है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स का जो रोल है वो बहुत सारे फंक्शन सेल के परफॉर्म करते हैं। फिब्रस प्रोटीन ज़्यादातर स्ट्रक्चर में रोल प्ले करती हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन अनस्टेबल है, फिजियोलॉजिकल फिजिकल चेंज हो, पीएच चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए तो उससे डिस्टर्ब हो जाती हैं। फिब्रस प्रोटीन इसके मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल है। सॉल्युबिलिटी एक्वस मीडिया में ग्लोबुलर प्रोटीन सॉल्युबल हैं, सोलबलाइज है। फिब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल होती हैं। एग्जाम्पल्स में ये रिवर्स लिखी गई हैं। जो एंजाइम्स, हीमोग्लोबिन और हार्मोन्स हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स के एग्जांपल हैं। मायोसिन, केराटिन, सिल्क प्रोटीन जो हैं ये फिब्रस प्रोटीन्स के एग्जांपल हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, जैसे हमने प्रोटीन मिसफोल्डिंग की बात की थी पिछले लेक्चर में, तो जो प्रोटीन्स को फोल्डिंग बनाने में रोल प्ले करती हैं वो प्रोटीन्स कहलाती हैं चैपेरोनिन्स, जिनको शेप्रॉन्स भी हम कहते हैं। ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि प्रोटीन की फोल्डिंग में रोल प्ले करती हैं। और अगर आप एनर्जी की बात करें, प्रोटीन भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फिर लिपिड्स प्रोवाइड करते हैं, फिर आखिर में प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। तीसरा इसमें इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि हीमोग्लोबिन जो है वो 2 इंटरचेंजेबल स्ट्रक्चरल स्टेट्स में, T एंड R।
जो टी स्टेट है वो स्टेबल है, जब ऑक्सीजन बाउंड नहीं होगी, जब ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगी तो वो टी स्टेट से आर स्टेट में चला जाएगा, कलर चेंज भी होता है। पास्ट पेपर के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हेलिकल शेप ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डैश विद इन द मॉलिक्यूल। तो जो हेलिकल शेप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइबरस प्रोटीन, दर एंटीबॉडीज। चार्ली इसका आंसर है। ईच टर्न ऑफ अल्फा हेलिक्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज डैश माइनस 6, तो आंसर है 3.6। बाकी ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन अगर आप इनको अटेम्प्ट जरूर करें। पहला क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट फाइबरस प्रोटीन एक्सेप्ट। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन। थर्ड है जी इट इज अ प्रोटीन है। 4 ऑप्शन में से एक आपने सेलेक्ट करना है। और कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। आई होप कि मैंने ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए होंगे आपके। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उस पर कमेंट ज़रूर करें। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।